बच्चों वेलकम बैक टू नंदी सर्स क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 का ये पहला वीडियो है एंड 2026 आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके बोर्ड्स भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। बट इस बात को टेंशन की तरह देखने की जरूरत नहीं है, राजा इसको आप बनाइए अपनी स्ट्रेंथ कि अब 2026 आ गया है, 2 महीने का समय है, तो मुझे देना है अपना 100%। और अगर आप 100% देंगे तो कोई भी आपको 90 प्लस स्कोर करने से बिल्कुल नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों आईएससी क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन एंड 90 प्लस नंबर्स पाने के लिए और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सब हम पढ़ चुके हैं। ये भी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये वो हिस्सा है उसका जिससे सबसे ज्यादा 3 मार्कर्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले तो ये लॉ कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट a utility maximizing consumer will be at equilibrium when the last rupee spent on all the commodities will derive equal marginal utility। कहने का मतलब है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर, जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, विल बी एट हिज इक्विलिब्रियम। जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल होगा वो कौन सा होगा? व्हेन द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ऑल द कमोडिटीज, जो हम अंतिम पैसा खर्च कर रहे हैं ऑन ऑल द कमोडिटीज, शुड गिव अस इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इस स्टेटमेंट को याद करना है। चूंकि यह रिवीजन वीडियो है तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट को याद करना है, उस चीज को समझ लेना है। समझना कैसे है? सबसे पहले इसका मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है उसको मैं लिखता हूं। इस लॉ का मैथमेटिकल एस्पेक्ट ये है कि mu x by px, यानी कि when we divide marginal utility of a commodity x by price of commodity x must be equal to mu y by py, marginal utility of commodity y upon price of commodity y, and that must be equal to marginal utility of money। ये मैंने आपको 2 कमोडिटी केस में बताया। अगर आपको इसको मल्टी कमोडिटी केस करना है तो कुछ भी नहीं करना है, यहां पे आपको लिखना है डॉट 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 MUN by PN इज इक्वल टू MUM, यानी कि मैंने इसको n कमोडिटीज तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये इस लॉ का, ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। यानी कि the last unit of money spent on all the commodities must give us equal satisfaction, equal marginal utility, and that should be equal to marginal utility of money। अब यहां पे इस लॉ से जब हम इक्विलिब्रियम डिराइव करते हैं तो उसका एक और एस्पेक्ट भी होता है जो होता है बजट कंस्ट्रेंट। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल बजट कंस्ट्रेंट इसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके इस चीज को हम समझते हैं और उसके बाद बात करेंगे बजट कंस्ट्रेंट की। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पार्ट से। अगर ये 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको स्टेटमेंट लिखने को कहा जाए और एक न्यूमेरिकल उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो इस पार्ट का जो न्यूमेरिकल है उसको अच्छे से समझिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड 2026। तो इस एग्जांपल के साथ हम शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है उसकी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? यूनिट्स ऑफ गुड्स 1 2 3 4 5 6, कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स आप खरीद रहे हैं। दिस इज mu x, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x derived by consuming first unit, second unit, third unit and so on। Similarly, this is marginal utility of y derived from consuming first, second, third, fourth and fifth and sixth। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है जो x से डिराइव हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी है जो y से डिराइव हो रही है। इधर क्या लिखा है हमने? प्राइस ऑफ कमोडिटी x, प्राइस ऑफ कमोडिटी y एंड योर टोटल बजट, दैट इज आपके पास कितना पैसा है। अब हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला पता है।
हमारा फॉर्मूला है mu x by px must be equal to mu y by py। तो सबसे पहले हम दो कॉलम्स यहां बनाएंगे। फर्स्ट इज mu x by px एंड सेकेंड इज mu y by py। सो इफ आई डू mu x by px एंड दूसरा कॉलम mu y by py, तो सॉल्व करते हैं इसको। x की कीमत है 5 रुपए, तो mu x 5/5 इज 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ मार्जिनल न्यूट्रलिटी को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड किया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू mu y by py। तो py 10 रुपए है, 20/10 is 2, then it becomes 4, then it becomes 6, it becomes 8, it becomes 10 and it becomes 12. तो this becomes mu x by px और mu y by py। अब आपको देखना है फॉर्मूला के हिसाब से mu x by px और mu y by py कहां कहां इक्वल है। तो आपको ये एक जगह दिख रही है जहां पे इक्वालिटी है, आपको ये एक जगह दिख रही है जहां पे इक्वालिटी है, और आपको ये एक जगह दिख रही है जहां पे इक्वालिटी है। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ x खरीदते हैं एंड 1 यूनिट ऑफ y खरीदते हैं तो आपका mu x by px mu y by py इक्वल है। फिर से आप देखिए, अगर आप 4 यूनिट्स ऑफ x खरीदते हैं एंड 2 यूनिट्स ऑफ y खरीदते हैं तो भी आपका mu x by px एंड mu y by py इक्वल है। एंड लास्ट, अगर आप 6 यूनिट्स ऑफ क्या खरीदते हैं x एंड 3 यूनिट्स ऑफ y खरीदते हैं तो भी आपका mu x by px एंड mu y by py इक्वल है। अब सवाल ये होता है कि इनमें से कौन सा मेरा इक्विलिब्रियम कमोडिटी बंडल है, क्योंकि तीनों बंडल्स में mu x by px और mu y by py इक्वल है। तो यहां पे आता है बजट कंस्ट्रेंट, और आपका बजट कितना है 40 रुपए, यानी कि इन दोनों को खरीदने में आपके 40 रुपए खर्च होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं लाइक 2 यूनिट्स ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y, तो 2 यूनिट ऑफ x की प्राइस कितनी है 5 रुपए, और 1 यूनिट ऑफ y की प्राइस कितनी है 10 रुपए, यानी कि आपने खर्च किया 20 रुपीज, जो आपके बजट 40 रुपए से कम है, यानी कि 20 रुपए की बर्बादी है। तो ये आपका ऑप्टिमम बंडल, इक्विलिब्रियम बंडल बिल्कुल नहीं है। दूसरे पे आते हैं, हम लेते हैं 4 यूनिट्स ऑफ x, तो 4 इंटू 5, क्योंकि x की कीमत है 5 रुपए, और हम लेते हैं 2 यूनिट्स ऑफ y, यानी कि 2 इंटू 10, और अब आपका होता है ये 20 रुपए और 20 रुपए 40 रुपए, यानी कि आप अपना पूरा बजट खर्च कर रहे हैं, और mu x by px और mu y by py भी इक्वल है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी, तो दिस इज 6 यूनिट्स ऑफ x एंड 3 यूनिट्स ऑफ y। तो 6 यूनिट्स ऑफ x का मतलब 6 इंटू 5 एंड 3 यूनिट्स ऑफ y का मतलब 3 इंटू 10, यानी 30 रुपए, और ये हो गया 30 रुपए, 60 रुपए जो आपके बजट से बाहर है, तो आप इसे नहीं खरीद सकते हैं। तो विद इन द बजट आपका इक्विलिब्रियम कमोडिटी बंडल कौन सा है, ये वाला, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम कमोडिटी बंडल है 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। तो इस तरीके से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को यूज करके हम अपना इक्विलिब्रियम कमोडिटी बंडल निकाल सकते हैं। मैं फिर से बहुत छोटे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आपको ना समझ में आए। सिंपली आपको दो लॉज याद रखने हैं। पहला, mu x by px must be equal to mu y by py। तो जहां जहां पे mu x by px और mu y by py हो रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम कमोडिटी बंडल हो सकता है। दूसरा, जो आपका बजट कंस्ट्रेंट है उसको याद रखना है आपको, और आपका बजट कंस्ट्रेंट ऐसे लिख सकते हैं कि y, दैट इज योर बजट, मस्ट बी इक्वल टू px into qx, यानी कि px into qx, प्राइस ऑफ x into क्वांटिटी परचेज ऑफ x, प्लस py into qy, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी y into क्वांटिटी परचेज ऑफ कमोडिटी y। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन, budget constraint of finding out equilibrium through law of equimarginal utility, and this is your law of equimarginal utility। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब अगर हम बात करें, जो मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ है तो उसके कुछ ना कुछ एजम्पशंस भी होंगे। तो इसके एजम्पशंस क्या है, देखिए ये लॉ डिपेंड करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस हैं वही इसके भी एजम्पशंस होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 1 का जो वीडियो है उसे जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि एजम्पशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या है। तो दिस कंप्लीट्स आवर स्टडी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। तो अगर हम बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी की, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, हाउएवर यू कैन रैंक द डिफरेंट कमोडिटी बंडल्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। इसको बताने वाले थे हिग्स और एलन। उन्होंने कहा कि मार्शल की जो थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, और अगर यूटिलिटी को मेजर करना ही है तो आप सिर्फ रैंक कर सकते हैं द डिफरेंट कमोडिटी बंडल्स दैट यू गेट। बिल्कुल सही। अब इनके हिसाब से क्या है कि अलग अलग कमोडिटी बंडल्स, हम दो कमोडिटीज को लेकर बात करेंगे, उनके बीच में 3 तरह का रिलेशन होगा। आइदर वो कमोडिटी बंडल्स इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, और वो कमोडिटी बंडल्स ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे एक दूसरे की तुलना में, या वो कमोडिटी बंडल्स एक दूसरे की तुलना में कम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो हम लोग इस बात को डिस्कस करने के लिए एक कंसेप्ट समझते हैं। ये कंसेप्ट है कमोडिटी स्पेस का। कमोडिटी स्पेस। मान लेते हैं कि हम लोग इधर दो कमोडिटीज हमारे पास, वन इज कमोडिटी एक्स एंड अदर वन इज कमोडिटी वाई। तो इधर हम y के यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं, इधर हम x के यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी हो, मैंने स्केल के हिसाब से नहीं बनाया। अब अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट, तो व्हाट डज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट? दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1 2 3 4 5 units of commodity y and 1 2 3 4 units of commodity x। यानी कि ये बंडल जो है, ये जो पॉइंट है, इट इंक्लूड्स 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x एंड 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y। सिंपली कोई भी दूसरा पॉइंट ले लीजिए। लेट अस से इफ वी टेक दिस पॉइंट, नाउ दिस इंक्लूड्स 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x एंड 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, दोज आर रिप्रेजेंटेटिंग कमोडिटी बंडल्स। अब मैं यहां पे कुछ कमोडिटी बंडल्स ले रहा हूं। अब बच्चों, इस कमोडिटी स्पेस पे मैंने कुछ कमोडिटी बंडल्स बनाए हैं, ए बी ई ई डी एंड सी। अब ये कुछ भी नहीं है, दीज आर बंडल्स विच कंटेन्स डिफरेंट नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई। लाइक ए में 4 यूनिट्स ऑफ एक्स है, 5 यूनिट्स ऑफ वाई है, बी में 7 यूनिट्स ऑफ एक्स है, 3 यूनिट्स ऑफ वाई है, सी में 4 यूनिट्स ऑफ एक्स है, 7 यूनिट्स ऑफ वाई है, डी में 6 और 6 है, एंड ई में 5 और 5 है। अब अगर मैं बात करूं से अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, और मैं आपसे पूछूं कि विच विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन, योर आंसर विल बी पॉइंट सी। क्यों? बात करें ए में हमें जो x है वो तो दोनों में सेम मिल रहा है, लेकिन जो y कमोडिटी है वो a की तुलना में c में ज्यादा मिल रहा है, यानी कि c ज्यादा यूटिलिटी देगा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट a एंड e, अगेन यू कैन सी a एंड e में द y इज सेम 5 यूनिट्स, बट जो x है e में वो 5 है और जो x है a में वो 4 है, यानी कि e विल गिव अस मोर सेटिस्फैक्शन देन a। यानी ए की तुलना में ई हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, ए की तुलना में सी हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिखता है, बिकॉज ई में 1 यूनिट ऑफ एक्स ज्यादा है, यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ वाई ज्यादा है। और अगर हम कंपेयर करें ए के साथ बी का, तो ऑब्वियसली बी ए की तुलना में ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों? क्योंकि बी में दोनों कमोडिटीज ए की तुलना में ज्यादा है। ए में 4 और 5 है, यहाँ पे 6 और 6 है, यानी कि आपके बंडल में अगर कोई एक कमोडिटी या दोनों कमोडिटी ज्यादा हो तो ऑब्वियस है कि वो कमोडिटी बंडल पहले वाले की तुलना में ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, यानी कि ए की तुलना में सी, ए की तुलना में ई और ए की तुलना में बी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन 3 पॉइंट्स की, सी, ई एंड डी, इसमें आप देखिए अगर कोई एक यूनिट कम है तो दूसरी यूनिट ज्यादा है।
इसका मतलब ये है कि ये तीनों कमोडिटी बंडल्स हो सकता है कि एक दूसरे से ज्यादा यूटिलिटी दे, या फिर ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के बराबर की यूटिलिटी दे। क्योंकि यहाँ पे देखिए सी और ई में अगर हम कंपेयर करें तो ई में एक्स ज्यादा है और इसमें सी एक्स कम है, लेकिन इसमें वाई कम है और इसमें वाई ज्यादा है। इसमें एक्स सिर्फ 5 है, इसमें 4 है, यानी कि सी में एक्स कम है, लेकिन यहाँ पे वाई 5 और यहाँ पे वाई 7 यानी कि वाई ज्यादा है। सो यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि कौन ज्यादा यूटिलिटी देगा, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि ये दोनों बंडल्स सेम यूटिलिटी भी आपको दे, क्योंकि यहां पर अगर एक कम है तो दूसरा ज्यादा है। अब दिस वाज अबाउट कमोडिटी स्पेस। अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व्स की। नाउ व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व? Indifference curves are the locus of the points in the commodity space which will give you equal satisfaction. Indifference, that means you are not different between them. कोई भी मिल जाए बात बराबर है. That means in the commodity space, if we join all the lines which give us equal level of satisfaction, that line will be called indifference curve. और जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो बिल्कुल डिमांड कर्व की तरफ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो डिमांड कर्व का शेप होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिमांड वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको डिमांड कर्व का शेप और उसके रीजंस के बारे में पता चलेगा। और दूसरा, यहां पे इंडिफरेंस कर्व की हम बात कर रहे थे, जो इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है वो बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह ही होता है। दिस इज योर आईसी, इंडिकेट करते हैं इसको आईसी से। अगर बहुत सारे आईसीज बनाएंगे तो आईसी 1 2 3 4 लिख देंगे। अगर एक ही आईसी है तो आईसी दैट इज इंडिफरेंस कर्व, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये तो इंडिफरेंस कर्व हो गया। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? अ सेट ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस मैप। ऑब्वियसली कमोडिटी स्पेस में सिर्फ एक यूटिलिटी तो होगी नहीं, कई सारी यूटिलिटीज होंगी। तो अगर आप इसी तरीके से दूसरी यूटिलिटी जो इक्वल है उसको अगर आप ज्वाइन करें तो आपको एक और इंडिफरेंस कर्व मिलेगा, एंड दैट विल बी योर IC2. Similarly, you can also get your IC3. तो अगर इस तरीके से सारे इंडिफरेंस कर्व को हम ड्रॉ करें इन कमोडिटी स्पेस, तो हमें जो मिलता है उसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप. So indifference curve is clear, indifference map is clear, a set of indifference curves is an indifference map, and now we will talk about properties of indifference curve. ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड IC2, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिटी. मतलब अगर आप एक कमोडिटी ज्यादा लेते हैं तो आपको दूसरा कमोडिटी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जैसे मान लीजिए दो कमोडिटी बंडल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कमोडिटी बंडल 1 हो गया, मान दूसरा कमोडिटी बंडल 2 हो गया, ये ए और ये बी. अगर आपको सेम यूटिलिटी स्पेस में रहना है, अगर आपको सेम यूटिलिटी पे रहना है, तो ऑब्वियस है कि अगर जैसे यहाँ पे आप देखिए पॉइंट ए की तुलना में पॉइंट बी में क्या ज्यादा है? x जो है वो ज्यादा है. बट सिमिलरली पॉइंट ए की तुलना में बी में y जो है वो कम है. यानी कि अगर एक कमोडिटी x बढ़ा तो दूसरा कमोडिटी y क्या हो गया? घट गया. यहाँ पे x ये देखिए a की तुलना में b में बढ़ा है और वहीं पे y a की तुलना में b में घटा है. तो इफ यू नीड टू मेंटेन द सेम यूटिलिटी, you can say level of utility, then if you increase the amount of one commodity, you have to decrease the amount of the other commodity, जैसा कि यहाँ पे हुआ है. And that's why indifference curves are downward sloping. आपको पता है जहां भी inverse relationship होगा, एक घटने पे दूसरा बढ़ेगा, वहां पे downward sloping होना है. दूसरा, indifference curves are convex to the origin. ऐसा क्यों? Because of diminishing marginal rate of substitution. MRS के बारे में मैंने बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बताया है. तो सॉरी, दिस इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. तो पहला, इंडिफरेंस कर्व्स आर ICs आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड. मैंने रीजन आपको बताया है अभी. दूसरा, ICs are convex to the origin.
इसका भी मैंने आपको अभी तुरंत रीजन बताया है। थर्ड, आईसीज, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसीज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ऐसा क्यों? अगर दो आईसीज, लेट अस से आप इसे देखते हैं हम लोग, अगर दो आईसी, मान लीजिए ये एक आईसी है और ये एक आईसी है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ऐसा मान लेते हैं ये आईसी 1 है और ये आईसी 2 है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट देखेंगे, आईसी 1 और आईसी 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑन दिस पॉइंट ए both the ICs are having same level of satisfaction, क्योंकि A IC1 पे भी है and A IC2 पे भी है। बट आपको पता है कि all the ICs will always indicate different levels of utility। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि IC1 और IC2 दोनों सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को दिखाए। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स दे आर शोइंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो ICs कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया, आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड द लास्ट वन, फोर्थ पॉइंट, द हायर आईसीज लाई टूवर्ड्स द राइट। जो भी हायर आईसीज होंगी, यानी कि जिससे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, वो हमेशा दाहिनी तरफ होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि IC1 की तुलना में IC2 जो मैंने बनाया था वो उसके राइट में है। दैट मींस IC2 IC1 की तुलना में ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर्स के लिए, 4 मार्कर्स के लिए, आपके बोर्ड्स 2026 के लिए। डेफिनेटली पढ़िए, डेफिनेटली याद करिए और रीजंस के साथ याद करिए। तो दिस वाज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीज। अब एक लास्ट पार्ट इस चैप्टर में बच गया और वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम बजट लाइन को समझें। तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच indicate the different commodity bundles which can be purchased using our given budget। यानी कि हमारे पास जितना पैसा है उसको खर्च करके, पूरा खर्च करके जो कमोडिटी बंडल्स हम खरीद सकते हैं, उस लाइन की लोकस को हम बजट लाइन कहते हैं। तो बजट लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये भी एक नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन होती है। ठीक है, जो नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन होती है और इसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव ऑफ प्राइस रेशियो के इक्वल होता है Px/Py। ये याद रखिएगा बजट लाइन की प्रॉपर्टीज में। पहला प्रॉपर्टी, बजट लाइन आर नेगेटिवली स्लोप। दूसरा, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू -Px/Py। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो ये 2 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। बजट लाइंस आर नेगेटिवली स्लोप्ड एंड बजट लाइंस स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द प्राइस रेशियो। तो ये आपकी बजट लाइन हो गई। और देखिए अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो ये ए और बी वो कमोडिटी बंडल्स हैं जो आप अपने पूरे बजट को यूज करके खरीद सकते हैं। ऑल दिस पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन कैन बी परचेज्ड बाय यूजिंग योर टोटल बजट। आई होप बजट लाइन इज क्लियर। नाउ बजट लाइन के बाद हम चले आएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यू कैन से ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। From your exam point of view, this is very important, consumer equilibrium through indifference curve approach। पहले इसको समझ लेते हैं। ये फिगर जो हमने ड्रॉ किया है ये है क्या? इस फिगर में आपको दिख सकता है एक लाइन है ए बी जो कि आपका बजट लाइन है। ए बी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं बी, ए, सी या दूसरा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो सब आपके बजट में है। इस लाइन के बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपके बजट में नहीं है और इस लाइन के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो डेफिनेटली वो पॉइंट्स हैं जिसको यूज करने के लिए हमें पूरा बजट खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब ये IC1, IC2, IC3 ये 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं, यानी कि इसके ऊपर यूटिलिटी सेम है। अब अगर मैं बात करूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहां होगा, तो अगर हम बात करें कमोडिटी बंडल डी की, ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन लेवल तो ज्यादा है, लेकिन क्या हम उसे खरीद सकते हैं? द आंसर इज नो, हम उसे खरीद ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारे बजट के बाहर है। तो ये पॉइंट तो हमारे कंसिडरेशन से ऐसे ही आउट हो गया। अब हम बात करें, अगर 3 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं बी, ए और सी,
ये तीनों बजट लाइन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली इन तीनों में से कोई भी हम खरीद सकते हैं। हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, ई। हम ई भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हम ई खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम ई खरीदते हैं तो हमारा पूरा बजट खर्च नहीं होगा, एंड दैट मीन्स हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे नहीं आ पाएंगे। अब बजट लाइन पे हम आते हैं, तो बी, ए और सी, इन तीनों कमोडिटी बंडल्स को हम खरीद सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन हमें ज्यादा यूटिलिटी देगा? जो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है वो ज्यादा यूटिलिटी देगा, और मैंने कहा था कि जो इंडिफरेंस कर्व टुवर्ड्स द राइट होगा वो ज्यादा यूटिलिटी देगा। तो आप देखिए बी और सी IC1 पे है, IC1 पे, एंड ए जो है वो IC2 पे है। ऑल्दो ये तीनों बजट लाइन पे है, लेकिन ए IC2 पे है, बी और सी IC1 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी की तुलना में ए आपको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, बिकॉज इट इज ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कमोडिटी बंडल है वो क्या है? ई। ऑब्वियसली आप बजट खर्च करके कम सेटिस्फैक्शन तो नहीं लेंगे, आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को लेने की कोशिश करेंगे, एंड दैट वी विल गेट ऑन ए। तो ए इज योर इक्विलिब्रियम कमोडिटी बंडल। जिसके लिए कंडीशन क्या लिखा? इसके लिए कंडीशन हमें यह दिखा कि the highest possible indifference curve. This is the highest indifference curve, but this is not possible because this is outside the budget line. So what I said, the highest possible indifference curve must be tangential at this point to the budget line. यानी budget line के साथ highest possible indifference curve टेंजेंट होना चाहिए, टच करके निकलना चाहिए। जिसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट ये है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि MRS XY, why MRS XY? Because the slope of the indifference curve is MRS XY must be equal to minus PX by PY. Why? Because minus PX by PY is the slope of the budget line. So MRS XY, marginal rate of substitution, must be equal to minus PX by PY. MRS XY is the slope of the indifference curve, and minus PX by PY is the slope of the budget line, and at the point of tangency both should be equal. ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। दूसरा ये आपका क्या है? नेसेसरी कंडीशन। और एक सफिशिएंट कंडीशन हम लोग ये भी लिख लेंगे सेकंड कंडीशन में, कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC, that means indifference curve should be convex to the origin. यानी कि जहां पे दोनों की टेंजेंसी हो रही है उस जगह पे इंडिफरेंस कर्व का कन्वेक्स होना जरूरी है। तो ये दो कंडीशन लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो एक्सप्लेनेशन कर देंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आपको 3 नंबर दे के जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विद दिस बच्चों हम पहुंच चुके हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के एंड में। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं एक बार इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बोर्ड 2026 के लिए तैयार करने हैं। पहला, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम के साथ जो रिलेशन है 3 पॉइंट्स जरूर याद करिएगा, 3 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, या टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालना, या मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकालना, सिंपल सा न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी डिराइव करने का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में 2 नंबर में। अब अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करते हैं, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके न्यूमेरिकल और स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके पहले वाला पार्ट हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। लेट्स मूव ऑन टू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व क्या है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज 3 मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन 2 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन एंड इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच 4 नंबर के लिए। उसमें आपको फिगर बनाना है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं और एक्सप्लेन करना है। और हाँ, एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज 2 नंबर के लिए।
बस इतना तैयार करिए, इसके अलावा इस चैप्टर के बारे में और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, नेक्स्ट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी डिराइव करने का क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर क्लास। फिर मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो विद अ न्यू चैप्टर, और इस बार मैं शुरू करने वाला हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा, आने वाली वीडियो को मिस मत करिएगा। एंड सेकंड थिंग, मैंने फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को किसी दूसरे चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट अगर मुझे 50 से ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं ऐसे किसी भी चैप्टर के ऊपर, तो मैं पहले उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ईयर अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।